fundamental operations with tensors like addition, subtraction, multiplication, division. Okay, so fundamental operations with tensors या ऑफ टेंसर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये क्या क्या आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इसके अंदर हम देखते हैं कि डिवीजन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो पहले हम ये तीन देखते हैं, फिर हम डिवीजन की तरफ जाते हैं और डिवीजन के अंदर हमारे पास बेसिकली चेक करेंगे कि डिवीजन पॉसिबल है कि नहीं, तो उसके पैरेलल हमारे पास एक कोशेंट लॉ आ जाता है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ डिवीजन। ठीक है, हम देखते हैं अभी कि डिवीजन वाला मामला इधर मैंने क्यों इस तरह नहीं लिखा जिस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर चौथा पॉइंट डिवीजन का क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ टेंसर से क्या मुराद है। अगर आपके पास दो टेंसर्स हैं a p q r से मैंने दो कंट्रावेरिएंट में लिख लिए और दो कंट्रा में लिख लिया और एक कोवेरिएंट में लिख लिया। एक टेंसर है a p q r प्लस एक और टेंसर है b p q r, ठीक है। तो इसकी एडिशन से क्या मुराद है कि द एडिशन ऑफ टू टेंसर्स वुड बी ओनली पॉसिबल कि अगर आपके पास जो दोनों टेंसर हैं वो क्या हो, सेम रैंक एंड टाइप, ठीक है। रैंक से मुराद क्या है, यहाँ पे कि अगर रैंक 3 है तो 3 होना चाहिए दोनों का। जैसे इसका रैंक हमें नजर आ रहा है, दो कंट्रावेरिएंट के इंडिसेस हैं, एक कोवेरिएंट है, तो इसका रैंक कितना हो गया भला, 3, ठीक है। इधर भी आपके पास b p q r है, तो इसका रैंक कितना हो गया आपके पास, 3। तो एडिशन इज ओनली पॉसिबल अगर आपके पास दोनों टेंसर्स जो हैं उनका रैंक क्या हो, सेम हो। अगर 3 है तो फिर 3 ही होना चाहिए। टाइप से मुराद क्या है कि जितने नंबर ऑफ इंडिसेस आपने लगाए हैं कंट्रावेरिएंट के लिए और कोवेरिएंट के लिए, वो दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। यहां पर अगर कंट्रावेरिएंट के 2 हैं तो इसके अंदर भी कंट्रावेरिएंट के 2 ही होंगे। कोवेरिएंट का 1 है तो कोवेरिएंट का भी 1 ही होगा। सो एडिशन ऑफ टू टेंसर is only possible when both the tensors are of the same rank and same type, और फिर वो रिजल्ट करेंगे a tensor of same rank and type। क्लियर है। तो ये जो बात है आपने एडिशन के हवाले से इसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि जब भी हम टेंसर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास एक नया टेंसर आएगा जिसका रैंक और टाइप जो है वो सेम होगी। इसका हम छोटा सा एक प्रूफ करके देख लेते हैं अपने पास कि अगर आपके पास गिवन है एक टेंसर a p q r, तो अगर a p q r आपके पास टेंसर है तो इसका मतलब क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रहा है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रहा है तो फिर हम इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रूल हम किस तरह लिखते हैं, पार्शियल x बार i ओवर पार्शियल x p, पार्शियल x बार j ओवर पार्शियल x q, पार्शियल x r ओवर पार्शियल x k, ठीक है। a p q r एक टेंसर था, उसको हमने इस तरह लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, b p q r एक टेंसर है। अब ये भी किसी ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रहा होगा, a बार b बार i j k, पार्शियल x बार i ओवर पार्शियल x p, पार्शियल x बार j ओवर पार्शियल x q, पार्शियल x r ओवर पार्शियल x बार k, ठीक है। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रहा है। हमने देखा है कि एडिशन ऑफ टू टेंसर इज पॉसिबल और नॉट, तो हम या उसका रिजल्ट जो है वो टेंसर आ रहा है सेम रैंक एंड टाइप का कि नहीं। हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 1 और 2 को,
तो हमारे पास क्या बन गया, ए बार आई जे के प्लस बी बार आई जे के इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार आई और पार्शियल एक्स बी, पार्शियल एक्स बार जे ओवर पार्शियल एक्स क्यू, पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स बार के। यहां क्या आ गया, ए पी क्यू आर। इसके अंदर हम ऐड करने लगे हैं क्या, यही वाला स्टेप, पार्शियल एक्स बार आई ओवर पार्शियल एक्स पी, पार्शियल एक्स बार जे ओवर पार्शियल एक्स क्यू, पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स बार के, साथ क्या है, बी पी क्यू आर। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली, ये दोनों के अंदर क्या है, सेम, हम कॉमन ले लेते हैं, पार्शियल एक्स बार आई ओवर पार्शियल एक्स पी, पार्शियल एक्स बार जे ओवर पार्शियल एक्स क्यू, पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स बार के। ठीक है, ये आ गई दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बच गया, ए पी क्यू आर प्लस बी पी क्यू आर। ठीक है, इसका मतलब यहां पर आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या है, ए बार आई जे के प्लस बी बार आई जे के। इसका मतलब कि ये जो चीज बन रही है, ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, ये किसको फॉलो कर रही है, एक रैंक 3 के टेंसर को, जिसका कंट्रावेरिएंट का रैंक क्या है 2 और कोवेरिएंट का क्या है 1। तो हम इसके लिए नोटेशन यूज कर सकते हैं CPQR, क्योंकि इसका बिहेवियर क्या है, CPQR को ये टेंसर है, उसके कंपोनेंट्स अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। सो हमने पहले बात लिखी थी कि एडिशन ऑफ टू टेंसर आपको प्रोवाइड करती है एक नया टेंसर, जिसका रैंक क्या होगा, वही होगा जो कि ओरिजिनल टेंसर्स का होगा, और वो जो दो टेंसर्स हैं जिनके अंदर हम एडिशन कर रहे हैं, उनका रैंक भी सेम होना चाहिए और टाइप भी सेम होनी चाहिए। सेम एनालिसिस हम कंटिन्यू कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, कि आपके पास दो टेंसर्स मौजूद हो, एक है ए पी क्यू आर, एक टेंसर हो बी पी क्यू आर। ठीक है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास एक नया टेंसर आ जाए बी पी क्यू आर सी पी क्यू आर। ठीक है, और ये जो दोनों टेंसर्स हैं, उन दोनों टेंसर्स का रैंक क्या होगा, आपके पास सेम होना चाहिए। 3 रैंक के दोनों टेंसर हैं, टाइप भी दोनों की सेम होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने पहले एडिशन वाले केस के अंदर बताया था। तो हम उसी तरह कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट माइनस के साइन आ जाएंगे आपके पास, माइनस माइनस, और ये वाली चीज हम क्या कर रहे हैं, माइनस। तो ये सेम छोटा सा प्रूफ है, 2 सवाल आपकी बुक के अंदर सेम इसी तरह किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर में साथ मेंशन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर मैंने कौन से करवा दिया आपको। एडिशन ऑफ टू टेंसर इज अ टेंसर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू अ टेंसर इज आल्सो अ टेंसर। ठीक है, अब हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन से पहले हमें 2 बातों का समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक है, बल्कि एक बात हम उसको कंबाइन ही कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन से पहले। एक टॉपिक पॉइंट है आपके पास कंट्रैक्शन का। कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कम कर देना। ठीक है, सो कंट्रैक्शन, इससे पहले हम देख रहे हैं कि कंट्रैक्शन से क्या मुराद है। आपके पास एक टेंसर है, ठीक है, टेंसर क्या है, ए पी क्यू आर एस। ठीक है, अगर हम इसका एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट इंडेक्स उसको सेट कर दे बराबर, 1 कंट्रावेरिएंट एंड 1 कोवेरिएंट इंडेक्स इज सेट इक्वल। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक नया टेंसर आ जाएगा। इफ 1 कंट्रावेरिएंट एंड 1 कोवेरिएंट इंडेक्स ऑफ अ टेंसर आर सेट इक्वल, देन ये जो टेंसर है ये रिड्यूस कर देगा। अब हमारे पास क्या है, P और Q जो है ये कंट्रावेरिएंट इंडिसेस हैं, ठीक है, और R और S हमारे पास क्या है, कोवेरिएंट इंडिसेस हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, कोई भी एक इंडेक्स पकड़ लें, कंट्रावेरिएंट का P पकड़ लें या Q पकड़ लें, और उसको बराबर कर दें कोवेरिएंट के। तो अगर हम P को बराबर कर देते हैं R के, तो हमारे पास जो टेंसर बचेगा वो क्या बन जाएगा, APQPS। इस टेंसर को हम क्या कहेंगे कि ये एक नया टेंसर है जिसका रैंक क्या है, रैंक लोअर बाय 2
ऑफ द रैंक ऑफ द ओरिजिनल टेंसर। ठीक है, तो अगर इसका रैंक हमारे पास क्या था 4, ठीक है, तो इसका रैंक हमारे पास क्या होगा, रैंक जो है वो इसका क्या बन जाएगा 2। ठीक है, ये बात आपने अब ज़हन में रखनी है कि अगर आपके पास एक टेंसर है, उसका एक कंट्रावेरिएंट इंडेक्स और एक कोवेरिएंट इंडेक्स, इन दोनों को अगर हम बराबर रखते हैं, सेट टू बी सेट इक्वल, देन आपके पास एक नया टेंसर आ जाएगा जिसका इंडेक्स जो इसका रैंक है वो लोअर हो जाएगा बाय 2 से, कि अगर इसके 4 रैंक था तो इसका रैंक क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, एक कंट्रावेरिएंट का कम हो गया और एक कोवेरिएंट का कम हो गया। इसके लिए अभी हम क्वेश्चन भी प्रूव कर लेते हैं, बल्कि मैं करवा ही देता हूं कंट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके पास एक टेंसर है, यही वाला टेंसर अगर ले लेते हैं या कोई और, क्या हमारे पास टेंसर है ए बी सी डी ई। ठीक है, हमें ये एक टेंसर गिवन है और इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करने लगे हैं, एक कंट्रैक्शन। ठीक है, कंट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि जो रिजल्ट आया है वो उसका रैंक लोअर बाय 2 हुआ है कि नहीं हुआ, और वो टेंसर है कि नहीं है। तो अगर हमारे पास ए बी सी डी एक टेंसर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रहा है, ए बी सी डी ई, ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमारे पास क्या है, ए बार आई जे के एल एम, ये किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स, 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 पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स। बार वाली टर्म्स कितनी है, ऊपर 3, 1 2 3, 2 नीचे है 1 2, ऊपर वालों के साथ क्या है आई जे के, और नीचे वालों के साथ क्या है डी ई। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास ए बी सी, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आपके पास डी ई नहीं आना, इधर बार वालों के साथ क्या है एल एम, एल एम, यहां क्या आएगा डी ई। ये हमारे पास क्या बन गया है, एक टेंसर का हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिख लिया। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करने लगे हैं एक कंट्रैक्शन। सो सेट कर दिया हमने किसको, चाहे आप इधर का एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट पकड़ लें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इधर का एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट इंडेक्स पकड़ लें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या सेट करने लगे हैं, किसी को भी कर लें, से आप आई और जे को कर लेते हैं इक्वल। सो हम सेट कर दिया आई इज इक्वल टू जे इंडेक्स को। सो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या बन गया, ए नहीं एक कंट्रावेरिएंट करना है और एक कोवेरिएंट करना है, दोनों मैंने गलत कर दिए, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। आई और एल को बराबर करते हैं, ठीक है, आई जे के आई एम हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर दिस इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार आई और पार्शियल एक्स ए। अब आपने ध्यान रखना है, आपने एल को आई किया तो आपने एल को आई करना, दूसरी तरफ जाके आप आई को एल नहीं कर देना, वो खराब हो जाएगा सारा काम। पार्शियल एक्स बार जे ओवर पार्शियल एक्स बी, पार्शियल एक्स बार के ओवर पार्शियल एक्स सी, पार्शियल एक्स डी ओवर पार्शियल एक्स बार आई। ठीक है, पार्शियल एक्स ई ओवर पार्शियल एक्स बार एम, ए बी सी डी। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है आपके पास और ये वाली जो टर्म है, ये आपस में क्या बना रही है, चेन रूल। ठीक है, पार्शियल एक्स बार आई ओवर पार्शियल एक्स ए, पार्शियल एक्स डी ओवर पार्शियल एक्स आई। तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, सिंस पार्शियल एक्स बार आई ओवर पार्शियल एक्स ए इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है ये पार्शियल एक्स डी ओवर पार्शियल एक्स बार आई से। तो ये तो चेन रूल बन गया ना कि डी का एक्स बार आई के रिस्पेक्ट से आया, आई का ए के रिस्पेक्ट से, तो ये बराबर है पार्शियल एक्स डी ओवर पार्शियल एक्स ए के। ठीक है, और एक्स डी का मतलब भी वही है जो कि एक्स ए का मतलब है। इसका मतलब कि एक्स डी भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn को, और एक्स ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्स ए भी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn को। ठीक है, तो और ये जो x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn है, ये आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब
x1 का डेरिवेटिव अगर मैं x1 के रिस्पेक्ट से लूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 1 के बराबर। जिस तरह मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर x y z होते हैं, तो मैं अगर पार्शियल x बाय पार्शियल x करता हूं तो मेरे पास जवाब क्या आता है 1। अगर मैं पार्शियल x बाय पार्शियल y करता हूं तो जवाब क्या आता है 0। पार्शियल x बाय पार्शियल z करता हूं तो मेरे पास जवाब क्या आता है 0। इसका मतलब अगर ये मेरे पास x1 x2 और x3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर पार्शियल x1 बाय पार्शियल x1 ये किसके बराबर आ गया 1। पार्शियल x1 बाय पार्शियल x2 0। पार्शियल x1 बाय पार्शियल x3 0 के बराबर हो गया। यहां पर भी वही वाला मामला है सारा। पार्शियल x1 का डेरिवेटिव x2 के रिस्पेक्ट से 0, x2 का डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट से 0, सेम है तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 1। डिफरेंट है तो रिजल्ट आ रहा है 0। इसका मतलब कि इसका जवाब या आपके पास 1 होगा या आपके पास 0 है। अगर आपके पास d और a बराबर है तो जवाब 1 है, और d और a बराबर नहीं है तो फिर आपके पास जवाब क्या है 0 है। और ये सेम वही डेफिनेशन है जो कि आपके पास मैंने अभी पिछले लेक्चर के अंदर अपने लेक्चर नंबर 3 के अंदर रिकॉर्ड करवाई थी या 4 के अंदर कि ये किसके बराबर है डेल्टा d a के। तो ये भी एक छोटा सा रिजल्ट है जो आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास पार्शियल xd और पार्शियल xa टाइप रिजल्ट आएगा तो वो बेसिकली डिफाइन कर रहा होगा क्रोनेकर डेल्टा को, जिसका मतलब कि इसका जवाब या 1 है इफ d is equal to a और 0 है if d is not equal to a। क्लियर है? तो मैं ये इस चीज को इस बात को यहां से रेज कर देता हूं। और सिमिलर रिजल्ट जो है ये पार्शियल xd और पार्शियल xa है, सिमिलर रिजल्ट जो है वो उसके लिए भी एग्जिस्ट करेगा x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू सो ऑन x बार n के लिए भी कि आपके पास यही रिजल्ट पार्शियल x बार d ओवर पार्शियल x बार a के लिए भी होल्ड करता। ठीक है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पर i और l को बराबर किया है, अगर मैं a और d को बराबर कर देता तो मेरे पास कोई बार वाली टर्म्स का चेन रूल बन रहा होता। ठीक है, तो फिर वहां पर भी हमारे पास सेम इसी तरह क्रोनेकर डेल्टा बन जाता और हम उसको रिड्यूस कर लेते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो यहां पर टर्म मेरे पास आ रही है ये इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं क्रोनेकर डेल्टा। सो दिस इंप्लाइज a बार i j k और i m ये किसके बराबर आ गया, इसकी जगह आ गया डेल्टा d a पार्शियल x बार j और पार्शियल x b पार्शियल x बार k ओवर पार्शियल x c पार्शियल x e ओवर पार्शियल x बार m a b c d e। ठीक है, अब हमें ये पता है कि डेल्टा de का जवाब da का जवाब या 1 है या 0 है अगर d और a बराबर है और d और a बराबर नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जवाब या 1 होगा या 0 होगा। इसका मतलब अगर इसके अंदर मैं वेरिएशन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास 0 वाली टर्म्स भी पड़ी हुई है यहाँ पर और 1 वाली टर्म भी पड़ी है। तो सिर्फ हमें चाहिए कौन सा कंपोनेंट जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब d और a की जगह 1 कब आएगा, जब हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। बाकी सारी टर्म्स आपके पास क्या हैं j k i m, बाकी सारी क्या हैं 0 है। तो हम सिर्फ नॉन जीरो वाली टर्म लिखने लगे हैं क्योंकि d और a जब बराबर नहीं है तब तो ये चीज साइड ही जीरो हो जानी है। ठीक है, हमारे पास नॉन जीरो कौन सी है, जब d और d बराबर हो गए हैं। ठीक है, सो पार्शियल x बार j ओवर पार्शियल x b पार्शियल x बार k ओवर पार्शियल x c पार्शियल x e ओवर पार्शियल x बार m a b c, और हमने क्या किया है a को रिप्लेस किया है d से, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास d d e। ठीक है, और इसका जवाब क्या होता है आपके पास 1 के बराबर। सो दिस इंप्लाइज a बार i j k i m ये बराबर हो जाएगा पार्शियल x बार j ओवर पार्शियल x b पार्शियल x बार k ओवर पार्शियल x c पार्शियल x e बाय पार्शियल x बार m a d b c d e। ये हमारे पास क्या बन गया अब एक ट्रांसफॉर्मेशन रूल। ठीक है, हमने इनिशियली कहां से स्टार्ट किया था, टेंसर ऑफ रैंक 5 से। यहां पे कितनी टर्म थी 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो टेंसर ऑफ रैंक 5 था। कंट्रावेरिएंट कितने थे? 1 2 3, बार-बार टर्म से हम ध्यान रखते हैं। कोवेरिएंट कितने थे? 1 और 2। तो टेंसर ऑफ रैंक 5 से हमने स्टार्ट किया, जिसके अंदर कंट्रावेरिएंट इंडिसेस थे 3 और कोवेरिएंट थे 2। तो जब हमने उसके ऊपर कंट्रैक्शन अप्लाई की तो रैंक कितना रह गया? 1 2 3। टोटल रैंक कितना हो गया? 3। तो ओरिजिनल टेंसर का रैंक 5 था, जो हमने कंट्रैक्शन के बाद हासिल किया उसका रैंक कितना रह गया? 2 3। और इसमें कंट्रावेरिएंट कितने हैं? 2 और कोवेरिएंट कितने हैं? 1। यहां पे कंट्रावेरिएंट 3 थे, यहां रह गए 2। यहां कोवेरिएंट 2 थे, यहां रह गया 1। सो व्हेनेवर वी अप्लाई अ कंट्रैक्शन ऑन अ गिवन टेंसर, इट्स रैंक इज लोअर बाय 2। ठीक है, आपने कंट्रावेरिएंट को करना है इक्वल और एक कोवेरिएंट को उसके बराबर रखते जाना है। हम इधर से भी इनको बराबर करके करते, सिमिलरली आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं। ये कंट्रैक्शन वाला पॉइंट आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। और ये जो कंट्रैक्शन है ये आप लोगों को थ्रू आउट जनरल रिलेटिविटी के अंदर हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक टेंसर आता है, रीमान कर्वेचर टेंसर। और जब हम उसके ऊपर कंट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कई दूसरे तरह के टेंसर्स आते हैं जिनकी बहुत ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो अब हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह रीमानियन टेंसर तक, तो तब हम देखेंगे। आगे हम पढ़ने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन हमारे पास दो तरह की हो सकती है। ठीक है, एक का नाम हमने दिया हुआ है आउटर मल्टीप्लिकेशन, और एक का नाम हमने दिया है इनर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिस तरह हम कोई भी नंबर को पकड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं कि आपके पास m है और n है, दो स्केलर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके पास जो भी मल्टीप्लिकेशन आ रही है, एक m है एक n है, दोनों को मल्टीप्लाई किया mn आपके पास आ गया। तो ये इसी तरह ही हम टेंसर्स के अंदर ले लेते हैं कि अगर आपके पास एक टेंसर है a p q r s, ठीक है, एक दूसरा टेंसर है से c p i और j, ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो एक नया टेंसर आ गया p q r s और साथ आ गया c i j। जस्ट हमने उन दोनों टेंसर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एक नया टेंसर आ गया जिसको हम इस तरह भी कह सकते हैं b p q i j r s। ये हमने खुद से भी नोटेशन किया, हम इसको इसी तरह भी लिखा रहने दे सकते हैं या किसी और नए टेंसर के इक्विवेलेंट भी हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, सो if we have a tensor and we multiply it by this method, so this multiplication is called outer multiplication। इसके लिए हम थोड़ा सा काम भी करके देख लेते हैं। और जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, रैंक जो है वो ऐड हो जाता है। अगर इसका रैंक था 4, 2 कंट्रावेरिएंट और 2 कोवेरिएंट, ठीक है, और इसका रैंक था 2, तो आपके पास इसका रैंक क्या है, आपके पास 4 और इसका रैंक है 2। तो जो आपके पास न्यू टेंसर आएगा उसका रैंक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जिसका मतलब जो न्यू टेंसर है उसका रैंक क्या है, 2 + 4। ठीक है, 2 + 4 आपके पास जो न्यू टेंसर आया है उसका रैंक हो जाएगा। हम इस बात को साबित भी कर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन करके कि हमारे पास एक टेंसर है और हम उसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, हम कोई भी टेंसर पकड़ लेते हैं, जितने मर्जी इंडिसेस का आप एक टेंसर पकड़ लें, दूसरा भी जितने मर्जी इंडिसेस का पकड़ लें, मल्टीप्लिकेशन करनी है सिमिलर मेथड के ऊपर। आपको क्या चीज का पता होना चाहिए, टेंसर है तो टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, हम एक टेंसर पकड़ लेते हैं, एक टेंसर है हमारे पास a b c। अगर a b c एक टेंसर है तो इसने ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करना है और मूव कर जाना है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल x बार i ओवर पार्शियल x a, पार्शियल x बार j ओवर पार्शियल x b, पार्शियल x c ओवर पार्शियल x बार k। यहाँ पे बार है i j के साथ तो बार ऊपर i j के साथ, यहाँ बार k के साथ नीचे, ये a b आ गया और ये आपके पास c आ गया। ये एक टेंसर था। ठीक है, हमने एक और टेंसर पकड़ लिया, से हमने पकड़ लिया b d और नीचे एक लगा देते हैं e। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 मैंने पकड़ लिया, ये जाएगा b बार l
और m, क्योंकि सेम तरह का ट्रांसफॉर्म हो गया ना, जिस तरह जितने, इसका मतलब क्या होता है, d और e का मतलब है कि n स्क्वायर क्वांटिटीज हैं, सो n स्क्वायर क्वांटिटीज आर रिलेटेड विद n स्क्वायर अदर क्वांटिटीज। हमने यहाँ पे 3 इंडेक्सेस नहीं लगा देने, जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है वो बराबरी की बुनियाद पे चल रहा है। अगर n क्वांटिटीज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, then these n quantities are related with n other quantities. If n square quantities are in one coordinate system, then n square quantities would be in on the other coordinate system. So इसके लिए हमारे पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन रूल बनेगा, पार्शियल एक्स एल ओवर पार्शियल एक्स डी, पार्शियल एक्स ई ओवर पार्शियल एक्स बार एम। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को, आई जे के बी बार एल एम, ये किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल एक्स बार आई ओवर पार्शियल एक्स ए, पार्शियल एक्स बार जे ओवर पार्शियल एक्स बी, पार्शियल एक्स सी ओवर पार्शियल एक्स बार के, और साथ क्या है, ए बी सी। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, पार्शियल एक्स बार एल ओवर पार्शियल एक्स डी, पार्शियल एक्स ई ओवर पार्शियल एक्स बार एम बी डी ई। ठीक है, जस्ट हम ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, पार्शियल एक्स बार आई ओवर पार्शियल एक्स ए, पार्शियल एक्स बार जे ओवर पार्शियल एक्स बी, पार्शियल एक्स बार एल ओवर पार्शियल एक्स डी, पार्शियल एक्स सी ओवर पार्शियल एक्स बार के, पार्शियल एक्स ई ओवर पार्शियल एक्स बार एम। ठीक है, और साथ ये बाकी दोनों मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ए बी सी, बी के साथ क्या आ गया, डी ई। यहाँ पर क्या है, ए बार आई जे के, बी बार एल एम। तो ये हमारे पास आउटर प्रोडक्ट हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टेंसर। कि ये हमारे पास एक टेंसर था ए बी सी और दूसरा एक टेंसर था बी डी ई। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन रूल, हम आपस में हमने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से कर दिया, राइट साइड को राइट साइड से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो एक नया टेंसर है। इसका रैंक कितना था, रैंक क्या था, 3। इसका रैंक कितना है, 2। जो अब हमारे पास फाइनल आया है उसका रैंक कितना है, 1 2 3 4 5, रैंक कितना है, 5। ठीक है, सो रैंक क्या हो गया, बेसिकली दोनों का रैंक जो है वो ऐड अप हो गया। क्लियर है, और वो जो जिस तरह कंट्रावेरिएंट के थे, 2 कंट्रावेरिएंट था, एक यहाँ पे था, तो कंट्रावेरिएंट का कंट्रावेरिएंट से रैंक ऐड हो गया। आपके पास कंट्रावेरिएंट कितने बन गए, ये बार है, ये बार है, ये बार है, तो 1 2 3 कोवेरिएंट का एक था, कोवेरिएंट का एक था, तो क्या आ गया, 1 और 2 रैंक आपके पास आ गया। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली आपके पास उसी तरह ही चलता जाता है। अब हम देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इनर मल्टीप्लिकेशन। इनर मल्टीप्लिकेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि आउटर मल्टीप्लिकेशन, ये मैं आपसे बताता हूं, ये आपको आउटर मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गया। आउटर मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय अ कंट्रैक्शन इज कॉल्ड इनर मल्टीप्लिकेशन। कि हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर पहले आउटर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, कंट्रैक्शन अप्लाई करनी है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम कहेंगे कि वो इनर मल्टीप्लिकेशन है टू टेंसर्स की जो हमने लेकर चले थे। जैसे हमारे पास ए बी सी है, ये एक टेंसर था, बी डी ई है, ये एक टेंसर था। अब इन दोनों को हमने आउटर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने अगर कंट्रैक्शन अप्लाई करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, सेट I इज इक्वल टू m कर दो। ठीक है, और उसके बाद जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक नया टेंसर होगा, और उस टेंसर का रैंक जो है वो 2 इंडिसेस कम हो गया होगा। तो अभी हमने जो कंट्रैक्शन वाला काम किया था, आप सेम उसी तरह इसके ऊपर कंट्रैक्शन अप्लाई करके तो घर में प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को ये इनर मल्टीप्लिकेशन की बात समझ में नहीं लगती तो फिर आप लोगों ने क्वेश्चन बताना है, हम उसको एक और वीडियो में अपलोड कर देंगे कि हाउ वी आर टेकिंग आउटर प्रोडक्ट इनिशियली एंड देन अप्लाइंग कंट्रैक्शन ऑन इट। तो कंट्रैक्शन का जस्ट सेम मेथड है, सेम जिस तरह हमारे पास ये एक टेंसर बन गया, वैसे इसको आप एक नाम दे दें और इसको एक आपने नाम दे दिया। अब आपने इसके ऊपर कंट्रैक्शन अप्लाई कर देनी है, उसी तरह एक क्रोनेकर डेल्टा बनेंगे। तो प्रैक्टिस करें। हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट रह जाता है
वो है कि डिवीजन, जिसके लिए मैंने यहां पर लिखा था कि वेदर डिवीजन इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो बड़ा आसान सा तरीका इसको समझने के लिए कि हमें नंबर्स के अंदर पता होता है, जिस तरह हम फैक्टराइज कर सकते हैं कि जो टेंसर है, या फॉर एग्जांपल एक नंबर है 6, ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके आता है, 2 को जब हम ज़रब देते हैं 3 के साथ तो आपके पास 6 आ जाता है। तो इसका मतलब हमें पता है कि ये जो है 6 ये 2 या 3 से हमारे पास आया है। ठीक है, अब हमें किसी टेंसर के बारे में अगर आपको जानना है, ए बी सी डी, ठीक है, ये एक टेंसर है और फिर ज्यादा इंडिसेस वाले भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता लग सकता कि ये टेंसर जो है ये किन टेंसर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास पहुंच रहा है। क्या ये ए बी को बी सी डी से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, या ए को बी सी डी से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, या ये ए सी को बी डी से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। ये टेंसर बेसिकली आ कहां से रहा है, हमें उसकी डिवीजन के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता लगता, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास ढेर सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं और बाकी चीजें, और वो टेंसर भी हैं कि नहीं। सो अगर आपके पास कोई आर्बिट्रेरी क्वांटिटी हो, सो डिवीजन जो है, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इन टेंसर, क्योंकि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि वो कहां से स्प्लिट हम कर सकते हैं। वहां तो हम फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ पर हमें इसके कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता लग रहा कि वो चीज जो है वो असल में उसका ताल्लुक कहां से था, क्योंकि वो इधर से भी बन रही है, उधर से भी बन रही है, कई जगहों से बन रही है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और हमारे पास लॉ आ जाता है, क्योंकि डिवीजन इज नॉट पॉसिबल हियर। सो क्वेश्चन लॉ आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है x, क्वेश्चन लॉ क्या कहता है, लेट x बी, सपोज इट इज नॉट नोन, बल्कि स्टेटमेंट में उसी तरह बता देता हूं, सपोज इट इज नॉट नोन whether a quantity x is a tensor or not, whether a quantity x is a tensor or not. So हम उसके क्या करते हैं, if an inner product of x, if an inner product of x with an arbitrary tensor is a tensor, then x is also a tensor. ठीक है, कि अगर हमें x के बारे में नहीं पता, suppose it is not known whether a quantity x is a tensor or not, हम x को नहीं जानते कि वो टेंसर है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, x को एक ऐसी क्वांटिटी जिसके बारे में पता है कि वो टेंसर है, if an inner product of x with an arbitrary tensor, हम रैंडम एक टेंसर पिक करेंगे और x की इनर प्रोडक्ट लेंगे, इसका मतलब x को पहले हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर कंट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। कंट्रैक्शन का मतलब क्या है, एक कंट्रावेरिएंट इंडेक्स और एक कोवेरिएंट इंडेक्स, इन दोनों को क्या करेंगे, सेट इक्वल करेंगे, और जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर हम उसके बाद उसको सिंपलीफाई करके देखेंगे कि जो क्वांटिटी x है ये आपके पास टेंसर बन रही है कि नहीं बन रही। इसका मतलब वो उस ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वो उस ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रही होगी तो फिर हम क्या कहेंगे कि x जो है वो एक टेंसर है, अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि x एक टेंसर नहीं है। तो इसके लिए भी एक छोटा सा प्रूफ है, वो मैं प्रूफ आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थ्रू आउट वो डिटेल के साथ करवा दूंगा, ताकि इसके बारे में किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अब हम इस लेक्चर के अंदर एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, जो हमने थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन सीखी है, इनर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास बड़ी अच्छे तरीके की इनर मल्टीप्लिकेशन होनी है कि आपने आउटर मल्टीप्लाई करना है, उसके ऊपर कंट्रैक्शन अप्लाई करनी है, तो फिर देखना है कि वो मल्टीप्लिकेशन के बाद टेंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली फंडामेंटल ऑपरेशंस विद टेंसर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, और इनके दरमियान में हमारे पास आ गया था एक यहाँ पे कंट्रैक्शन। ठीक है, तो बेसिक बातें हैं ये सारी।
आप मेरी इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से बार बार देखें, 3-4 बार कम से कम देखने के बाद आप लोग इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम एक छोटा सा सवाल करते हैं जिसमें हमें इनर प्रोडक्ट वगैरह थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप लोगों के माइंड में कोई और टेंशन आ रहा हो जिसके हवाले से आप मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप वो मेरे से पूछ भी सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैसेज करें मुझे और मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन, इफ a bar p is equal to partial x bar p over partial x q a q, then prove that कि a q जो है वो बराबर है partial x q over partial x bar p और साथ क्या है a bar p। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सवाल आपको समझने के लिए जो आपने टेंसेस के अंदर आगे थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ये स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि a q हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ, ये एक वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन रूल बन गया है और a q है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर और कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। ठीक है, जो कि x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास डिफाइंड है। ठीक है, और उसकी मदद से हम a बार p के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल इसी तरह के जो वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन रूल था कोवेरिएंट फॉर्म के अंदर उसको आपका एक स्फेरिकल फॉर्म के अंदर जाके कंपोनेंट्स निकाले थे। कहते हैं कि अगर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल होल्ड कर रहा है तो क्या हम ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास अगर बार वाले कोऑर्डिनेट्स के अंदर हो और हम विदाउट बार में मूव कर जाएं, कि जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन थे x y 2y माइनस z स्क्वायर और x z, जो तीन कंपोनेंट्स हमारे पास थे और हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैलकुलेट किया था। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कंपोनेंट्स गिवन है तो हम वापस रेक्टेंगुलर के अंदर जा सकें? तो यहाँ पर आपके पास ये वाली क्वांटिटी कहाँ गिवन है, बार वाले में, और हम अनबार वाला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा ये बार वाली क्वांटिटी थोड़ी सी उलट हो जाती है, तो इस वजह से आपको ज़हन में रखना है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल को कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट a बार p जो है वो बराबर है पार्शियल x बार p ओवर पार्शियल x क्यू a क्यू। हमने फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, इसका मतलब a क्यू के साथ जो टर्म आ रही है वो हमने खत्म करने की कोशिश करनी है। और अभी हम सीख के आए हैं कि पार्शियल x a ओवर पार्शियल x d टाइप टर्म बन जाए तो उसको हम डेल्टा a d कह देते हैं। जो मैंने बनाई थी वो पार्शियल x d ओवर पार्शियल x a था, तो डेल्टा d a। ठीक है, और फिर उसका जवाब या 0 आ जाता है या 1 आ जाता है। हम उसके अंदर उन दोनों को d और a को बराबर कर देते हैं। if d is equal to a and if d is not equal to a, तो इसका मतलब यहां से ये वाली टर्म को अगर मैं खत्म कर दूं तो क्या होगा, मेरे पास ये a q अलग हो जाएगा तो हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, और ये वाली टर्म हमारे पास किस तरह खत्म हो जाएगी, if we multiply both sides by partial, इधर हमारे पास नीचे x है तो मैं ऊपर x के साथ लगा देता हूं, से मैं इंडेक्स लगा दिया a और पार्शियल नीचे क्या लगा दिया बार b, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय पार्शियल xa ओवर पार्शियल x बार b। तो मेरे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज पार्शियल xa ओवर पार्शियल x बार b a बार p। इंडेक्स में अपनी मर्जी से लगा रहा हूं, किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू पार्शियल xa ओवर पार्शियल x बार b और फिर क्या करेंगे, बाकी वाली टर्म लिखेंगे पार्शियल x बार p ओवर पार्शियल x क्यू a क्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें इसको सेट इक्वल करना है, इसका मतलब इनर प्रोडक्ट अप्लाई करने लगे हैं। तो सेट कर देते हैं एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट इंडेक्स, तो p और b को हम बराबर कर देते हैं या a और q को, सेट a इज इक्वल टू q। ठीक है, मेरे पास फ्री इंडेक्स क्या है, a b p। ठीक है, a और q को अगर हम बराबर कर दें तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज पार्शियल x a ओवर पार्शियल x बार p a बार p इज इक्वल टू
ये चीज किसके बराबर आ जाएगी, a और q को बराबर कर रहे हैं पार्शियल x a, बल्कि a और q को करने के बजाय b और p को हमें करना चाहिए था ताकि वो आसानी हो जाती, आपके पास यही वाले इंडिसेस होते हैं। अब q और इधर दो जगह पे आपके पास q ने सेम हो जाना है, पार्शियल x a ओवर पार्शियल x बार b, पार्शियल x बार p और a को किसके बराबर किया है, q के बराबर, पार्शियल x a। ठीक है, अब ये चीज आपके पास किसके बराबर आ गई, यहां पर क्या लग गया, चेन रूल। सो दिस इंप्लाइज पार्शियल x a ओवर पार्शियल x बार b इनटू a बार p इज इक्वल टू पार्शियल x बार p ओवर पार्शियल x बार b a, बिकॉज हमने क्या यूज किया है कि पार्शियल x a ओवर पार्शियल x बार b पार्शियल x बार p ओवर पार्शियल x a, ये किसके बराबर है, डेल्टा p b। ठीक है, और डेल्टा p b का जवाब हमारे पास क्या है, या 1 है या 0, अगर p और b बराबर है, इफ p एंड b आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अभी पार्शियल x बार p और पार्शियल x b लिखा है, चेन रूल लगाया है। अब इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, पार्शियल x a और पार्शियल x बार b a बार p इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा p b a। ठीक है, अब p और b ने क्या होना है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ 0 तभी आना है जब आपके पास क्या होगा, डिफरेंट। तो हमें नॉन जीरो चाहिए, तो नॉन जीरो वाली इक्वेशन आपके पास कौन सी होगी, जब p और b क्या है, बराबर। सो पार्शियल x a ओवर पार्शियल x बार b, p की जगह क्या कर देते हैं हम, b a बार b इज इक्वल टू डेल्टा b b a। ठीक है, और डेल्टा b b आपके पास क्या है, a के 1 के बराबर। सो पार्शियल x a ओवर पार्शियल x बार b a बार b इज इक्वल टू a। ये हमने एक किस्म का रिजल्ट अपना प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पर b और b जो है, सिंस b इज ए डमी इंडेक्स, मैं ये चीज को बता देता हूं। अब b क्या है, डमी, तो हम b को किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, सिंस b इज डमी, सो वी कैन रिप्लेस इट विद एनी अदर इंडेक्स। हमें क्या इंडेक्स चाहिए था, p और p, सो हम b को रिप्लेस कर देते हैं। सो b को हम रिप्लेस कर रहे हैं p के साथ, तो हमारे पास क्या बच गया, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू पार्शियल x a ओवर पार्शियल x बार p a p। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हम जो अपनी मर्जी से इंडिसेस लेके चले थे, एंड में जस्ट हमें वो उनको रिप्लेस करना पड़ता है कि हमारे पास हमें रिक्वायर्ड आंसर क्या चाहिए। अब ये जो डमी इंडेक्स होता है ना, वो उसी टर्म के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पर b और b है तो वो आपस में सिर्फ चेंज हो जाएगा। अब जी ये क्या है, a क्या है, a इज ए फ्री इंडेक्स, और फ्री इंडेक्स का मतलब क्या था कि वो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे अगर आप याद करें कि मैंने आपको लिखवाया था, जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे थे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि x1 जो था वो फंक्शन बन रहा था आपके पास x बार 1 x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n का, x2 फंक्शन बन रहा था x बार 1 x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n का, अप टू सो ऑन हमारे पास xn तक आ जाता था। ठीक है, x बार 1 x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n, और इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए xk लिखा था कि xk जो है वो आपके पास फंक्शन बन रहे हैं x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n, और k का मतलब क्या है, वो 1 2 3 अप टू सो ऑन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तक। तो इसका मतलब मैं k की जगह यहाँ पे i भी लगा सकता था, तो वो पूरी इक्वेशन के अंदर आपके पास चेंज होना था, इक्वालिटी के इस साइड पे भी, इक्वालिटी के इस साइड पे भी। तो a जो है ये आपके पास क्या है, फ्री इंडेक्स। हमें फ्री इंडेक्स क्या चाहिए, q, तो जस्ट हम a को रिप्लेस कर देते हैं q के साथ। सो दिस इंप्लाइज aq इज इक्वल टू पार्शियल xq ओवर पार्शियल x बार p a p। ठीक है, तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल कैलकुलेट कर लिया कि अगर हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं अनपार्ट कोऑर्डिनेट्स के अंदर, और वहां से हम मूव करके, यहाँ पर मैंने कहीं पे बार मिस कर दिया हुआ है, तो ये जो हमने यहाँ पर p लगाया है b की जगह जब यहाँ पर हमने p लगाया है, तो ये वाला बार मैंने मिस कर दिया है। तो a
पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स बार पी, पार्शियल एक्स बार पी, और फिर यहां पर आपके पास आ गया। तो इसका मतलब कि अब आपके पास बार वाले कंपोनेंट्स मौजूद हैं और वहां से आप मूव करके अनबार वाले कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है एक भी क्वेश्चन के अंदर आपका बार का साइन मिस हो जाए तो वो सारा सवाल कोई समझ नहीं लगेगी कि किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कौन से कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बार बार इधर से मिस कर दिया था, तो ये बार आपका इस वाले दूसरे कोऑर्डिनेट्स के अंदर जिसके अंदर हमने इसको किया था। मैं अपने लेक्चर को, आज के लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। आप वीडियोस को अच्छे तरीके से ध्यान से देखें। टेंसर्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि हमें इस रैंक के टेंसर के साथ डीलिंग करना बता दें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें, तो मैं उससे रेलेवेंट आप लोगों को वीडियोस अपलोड करूंगा। चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।